नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी झा। स्वागत करती हूं आपका 999X लाइव न्यूज में और आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, मैं हूं कामनी झा और आपको लेकर आई हूं गाजीपुर बॉर्डर। और गाजीपुर बॉर्डर में पिछले कई दिनों से लगातार जो है सुर्खियों में बने रहने वाले मोहित शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कृषि बिल को इन्होंने अपना समर्थन दिया है और लगभग सारे चैनल इनको जो है वो कवर कर चुके हैं। मोहित जी, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल 999X लाइव में। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, किसान बिल को आप समर्थन देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं किसी कृषि बिल को समर्थन दूं। मेरे देश का इतना बड़े बुजुर्ग किसान जो वहाँ पीछे बैठे हुए हैं और तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का समर्थन पूर्ण है। और उन लोगों का मतलब कृषि बिल के विरोध में उनका समर्थन वो सर्वप्रथम माना जाएगा। हम जैसे देश के नौजवानों के आना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात देश के अंदर वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो 85 साल की माँ, वो बूढ़ी माँ जिसका बेटा देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाता है कई साल पहले, लेकिन वो माँ आज भी उठकर यहाँ पर आती है किसान आंदोलन में। वो 90 साल के बुजुर्ग जिनके पैरों में घुटनों में दर्द है, लेकिन फिर भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और किसान आंदोलन की तस्वीर दिखाते हैं। और ये तस्वीर पेश करती है देश की हिंदुस्तान की खूबसूरती को, कि देश के अंदर चलने वाला एक ऐसा आंदोलन जो किसी जाति, किसी धर्म, किसी रिलीजन, किसी कास्ट या किसी धार्मिक बेस पे नहीं टिका हुआ है, तो हिंदुस्तान की खूबसूरती के आधार पर, हिंदुस्तान के फूल के गुलदस्ते के आधार पर। और उस फूल के गुलदस्ते के अंदर 4 फूल हैं हम, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। एक फूल भी अगर टूटेगा तो आप समझिए कि पूरा गुलदस्ता खराब हो जाएगा। तो इस गुलदस्ते को खराब नहीं होने देना, इसे सहेज के रखना है। और देश की इसी खूबसूरती को हिंदुस्तान कहा जाता है। मोहित जी, 3 महीने करीब होने वाले हैं। 2 महीने पंजाब में भी हुआ था ये आंदोलन और धीरे धीरे बढ़कर ये दिल्ली की तरफ, जो कि भारत की राजधानी है, केंद्र कहा जाता है, वहां पर आई है। लेकिन सरकार का जो रुख है ना, वो कृषि बिल के तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। क्या कहना चाहिए? सरकार का रुख तो इस समय बंगाल चुनाव की ओर जा रहा है और सरकार पूर्ण रूप से, सरकार की मंशा ये है कि कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए हर जगह। ना इन्हें जवान से मतलब, ना किसान से मतलब। अगर देश का किसान इस देश की नींव है तो जवान इस देश की छत है। और जब तक नींव और छत मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। ये बात आपको और हमें समझनी होगी कि आप पहुंच गए हैं वहां बंगाल में चुनावी प्रचार करने के लिए, जबकि आपको सर्वप्रथम देश के किसान को देखना था कि किसान सड़क पे क्यों बैठा हुआ है, तपती गर्मी में और कड़कती ठंड से लेकर तपती गर्मी तक देश का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन कोई हल और समाधान नहीं निकल रहा है। जी, आज के अगर हम वर्तमान में अगर युवाओं की बात करें तो उनके पास समय का काफी अभाव होता है। चूंकि जिस प्रकार से आप जो है किसान बिल के ऊपर अपनी राय रख रहे हैं, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी तरीके से किसान बिल को पढ़ा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप प्रश्न करिए। किसान बिल में, जैसा कि किसान बिल को मैंने पढ़ा है कि बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करके डायरेक्ट फार्मर टू डायरेक्ट क्लाइंट की व्यवस्था की गई है। मैं एक बात आप मुझे बताइए, 102 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मोतीहारी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया था। देश के अंदर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाया जा रहा है। कहा जा रहा है इस बिल के अंदर, आप एक बात मुझे बताइए, आपने तीनों कृषि काले कानून पढ़े हैं? तो ये बताइए, इसमें मंडियों का जिक्र है या नहीं? मंडियों का जिक्र है, बकायदा उसमें जिक्र है कि फिर आपने कानून ही नहीं पढ़े मैडम, क्योंकि अगर आप कानून को पढ़ेंगी तो सरकार जिन मंडियों को चिल्ला कर कह रही है इन मंडियों की स्थितियों को सुधारा जाएगा, मंडियों का तो जिक्र ही नहीं है कानूनों के अंदर। वरना आप पढ़ के देखिए, वरना मैं पढ़ के सुनाने को तैयार हूं, पूरा प्रेम्बल सहित फर्स्ट से लेकर लास्ट तीनों कानून तक। और अगर आप कहें तो मैं पढ़ के भी सुनाऊं। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, आपने कहा 1960 से लेकर 1950 से 1960 के बीच में अमेरिका और यूरोप के बीच में यही सेम कृषि एक्ट लागू किया गया। वहां के किसान की हालत 70 साल हो गए हैं, बद से बदतर है। तो आप सोचिए, अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जब ये कृषि बिल लागू होता है तो वहां के किसान की हालत खराब हो जाती है। तो भारत, जो कि अभी डेवलप कंट्री नहीं है, विकास देश नहीं है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है, तो जब उसके अंदर ये कानून लागू होगा तो यहाँ के किसान की क्या हालत होगी, पूरा देश समझ। किसने कह दिया? या भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के कार्यालय में चुनाव हो रहे हैं 2026 तक? किसने कहा आपसे? बताइए आप, किसने कहा है ऐसा? तो वो तो भाजपा के चैनल हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए, एक मिनट,
प्रकार से आप कह सकते हैं? मैं बताता हूँ ना भाजपा के चैनल, अरे मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ भाजपा के चैनल किस प्रकार से हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, जिनका चैनल है जी न्यूज, ठीक है, वो यहाँ पर सुनने आता है। आपको पता है कैसे सुनने आता है? कि किसानों की भीड़ कम होती जा रही है, किसानों की तादाद कम होती जा रही है, यहाँ किसान नहीं, यहाँ आतंकवादी हैं। और उनके टैगलाइन आप देखते हैं, खालिस्तानी आतंकवादी, उनके टैगलाइन कि मोदी जी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान। अरे भैया, दाढ़ी से अगर पाकिस्तान डरे तो देश का हर एक आदमी दाढ़ी रख ले। अगर हर एक आदमी दाढ़ी से कोई डरने लगा तो हर एक आदमी अगर दाढ़ी रख लेगा तो शायद हम एक दो देशों पे कब्जा भी कर लेंगे फिर तो आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि किस प्रकार से, तो आपको और सभी को पता है, रिपब्लिक भारत का चैनल अर्नब गोस्वामी जो चीख चीख के कहता था मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, तो जब आज बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेताइन पकड़ी जाती हैं कोकीन के साथ में है, तो उनको लेकर तो नहीं बोलता, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताएंगी या मैं बताऊं? तो बताइए ना आप मुझे। जी, अंतिम प्रश्न है मेरा। 26 जनवरी जो कि राष्ट्रीय पर्व था, वहाँ पर किसान आंदोलन की आड़ में जो है तिरंगे का अपमान हुआ, इसको मानते हैं नहीं मानते? कौन कहता है तिरंगे का अपमान हुआ? कौन कहता है आपसे? अगर तिरंगे का अपमान हुआ तो देश की सरकार आईपीसी की धारा 124 या 121 के तहत देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती? क्यों नहीं करती? विदाउट एनी प्रूफ और विदाउट एनी एविडेंस आप कहते हैं तिरंगे का अपमान। देश का तिरंगा अपनी संवैधानिक जगह पर लहर रहा था। देश के अंदर इस प्रकार के झूठ को फैलाना निश्चित तौर पर गलत है। और आज देश की सरकार देश के उन किसानों से और मजदूरों से तिरंगे का प्रूफ और मांग रही है जिनके बेटे तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, आपने एक मिनट रुकिए एक मिनट एक मुझे तो बताइए, एक मुझे बताइए, बिल्कुल एक बात आप मुझे बताइए, आपने सरकार की वकालत के तौर पर एक मिनट आपने सरकार की वकालत के तौर पे एक प्रश्न करा, तो आपसे मैं भी करना चाहूंगा कि मुझे एक ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम बता दीजिए और देश के अंदर एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जिसका बेटा सरहद पे शहीद हुआ हो। बता दीजिए, आपको 5 मिनट का टाइम सोचने का भी देता हूँ, बता दीजिए। बताओ, कोई नहीं है। और आप मुझसे पूछिए देश के किस राज्य के अंदर और किस जगह के अंदर और किस स्टेट के अंदर आप पूछना चाहती हैं कि देश के किसान और मजदूर का बेटा शहीद हुआ? मैं आपको गिनाऊंगा, पूछिए जो स्टेट आपको याद हो। आप बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर रामलाल, जिन्हों के बेटे शहीद होते हैं 22 साल की उम्र में, जिसकी मां कुछ दिनों पहले अपने बेटे को फोन करके पूछती है और कहती है कि बेटा तेरे पापा जी के पैरों में अब तकलीफ होने लगी है, तू जल्द घर आ जा, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। तो वो बेटा फोन पे अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ मैं जल्द ही घर पे आ रहा हूँ छुट्टी लेकर। वो बेटा कभी घर नहीं आ पाता। और आज उन्हीं के बेटों के ऊपर जब तिरंगे का, उन्हीं के पिता के ऊपर तिरंगे का सवाल उठाया जाता है ना, तो ये तस्वीरें और ये सवाल देश को शर्मसार कर देते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर ये देश सर्वोपरि है, इस देश का तिरंगा इस देश का आन बान शान, इस देश का स्वाभिमान है। और जिस दिन इस देश के तिरंगे को आंच आएगी ना, उस दिन मोहित शर्मा बोलेगा नहीं, सीधा अपने सर को कटवा लेगा। ये आपसे मैं कह रहा हूँ। ये थी 23 वर्षीय उम्र 21 वर्षीय उम्र के हमारे साथ मोहित शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए कृषि बिल जो है वो कितना हानिकारक है और इसको जल्द से जल्द वापसी लेना कितना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने वृद्ध लोग जिनकी बालें तक सफेद हो गई है, वो इस कुठाराघात को बर्दाश्त करते हुए इस सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, थैंक यू सो मच।